हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका नीट का टेस्ट है और टेस्ट नंबर है 13 और जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चा, आप जैसे कि जानते हो इस चैप्टर की अहमियत ज़्यादा है। आपका सेकंड एनसीईआरटी में आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, इनसे मिला के अगर आप देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चा, आप इसको अच्छे से तैयार करिए और नंबर को इनहेंस करिए। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए एंड सी इज 5%, बी एंड सी इज 15, बी एंड डी इज 9%, ए एंड बी इज 20%, सी एंड डी इज 25%, एंड ए एंड डी इज 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? तो बेटा, अगर हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है, अल्फ्रेड स्टर्टीवन ने बताया था, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपका ये आपका बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन जी। और सर अगर हम देखें तो इसको लगाने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि जो सबसे बड़ी दूरी है उसको आप किनारे पे कर लीजिए। तो ए और डी के बीच में सबसे बड़ा परसेंटेज यानी सबसे बड़ी दूरी है, तो एक किनारे ए आएगा और एक किनारे डी। चूंकि लीनियर सीक्वेंस पूछा है और ऑप्शन दिया है, तो देखिए ए और डी किनारे में सिर्फ दो ऑप्शंस में है। इसका मतलब आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपके एग्जाम के समय आपके पास टाइम कम होता है, तो उस समय आप पूरा लगाने की कोशिश ना करिएगा। अब ए के सबसे करीबी कौन है? तो ए के सबसे करीबी मुझे लग रहा है सी है, क्योंकि इसमें कौन सा परसेंट है बेटा? 5%। तो ए के सबसे करीबी छोटा वाला परसेंटेज लिख दिया मैंने, 5%। अरे हो गया 29। तो मुझे लग रहा है कि ए सी बी डी ये आया होगा सीक्वेंस। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ए के करीबी सी और सबसे लास्ट में डी, और आपका सी और बी आ जाएगा 15% के पास। तो ये हो जाएगा आंसर आपका बेटा ए सी बी डी। ठीक है, अब पूरा लगा सकते हैं। तो ऐसे करना आसान होता है, बहुत तेजी से निकल आता है। रूल है, सबसे लार्जेस्ट जो है उसको किनारे पर रख लीजिए, फिर जो एक किनारे से सबसे करीबी उसको लिख लीजिए, सीक्वेंस अपने आप निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 102, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? तो कहते हैं ब्लैक बेटा डोमिनेंट है और डोमिनेंट फिनोटाइप का दो जीनोटाइप पॉसिबल होता है। एक बेटा आपका होमोजाइगस कंडीशन वाला और एक आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला। लेकिन अब होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इसको पता करने के लिए हम लोग कराते हैं टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्मॉल बी से। When a tall pea plant with round seed was selfed, it produced the progeny of। तो भैया एक टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड सेल्फ्ड किया गया है, यानी सेल्फिंग की गई है, और ये दे रहा है कि प्रोजनी में क्या है? टॉल राउंड भी है, टॉल रिंकल्ड भी है। तो ये टॉल राउंड का क्रॉस अगर हम टॉल राउंड से कराएं और प्रोजनी में अगर रिंकल्ड भी आ जाए, तो इसका मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं थे। लेकिन देखिए सारे में टॉल है, तो इसका मतलब ये वाला कैसा रहा होगा? डोमिनेंट कंडीशन। और ये वाला कैसा रहा होगा? हेट्रोजाइगस रहा होगा। तो ये रहा होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, जिससे कैसा आया? प्योर टॉल। लेकिन राउंड में आपका कैसा है? राउंड रिंकल्ड दोनों आया है। तो ये रहा होगा बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। कौन से कंडीशन में? हेट्रोजाइगस कंडीशन में।
जिसमें राउंड भी आया होगा और रिंकल्ड भी आया होगा। रेशियो रहा होगा 3:1। तो अगर यहाँ पे देखें तो 3 पौधे ऐसे रहे होंगे जो टॉल और राउंड वाले होंगे, और टॉल एंड ड्वार्फ वाले एक होंगे। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा बेटा? 4th, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ना समझ में फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि एक पौधा जो टॉल राउंड वाला, उसकी सेल्फिंग किया गया, और इसके प्रोजनी में टॉल राउंड भी हैं और टॉल रिंकल्ड भी हैं। तो प्रोजनी में सारे टॉल होने का मतलब ये टॉल वाले फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या रहा होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट। इसलिए प्योर टॉल दिया 100%। लेकिन राउंड और रिंकल दोनों का आने का मतलब ये वाला जीनोटाइप कैसा रहा होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां से राउंड भी आ सकता है और रिंकल्ड भी आ सकता है। तो ये वाला जीनोटाइप पॉसिबल हो जाएगा। प्योर राउंड नहीं पॉसिबल है, प्योर राउंड नहीं पॉसिबल है, और हेट्रोजाइगस टॉल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सारे पौधे टॉल हैं। क्वेश्चन नंबर 104, एन यूप्लॉइडी इज अ chromosomal disorder where chromosome number is not the exact copy of its haploid set of chromosome due to। तो बेटा एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है, और जिसमें n का एग्जैक्ट कॉपी 2n या 4n नहीं होता, क्योंकि ये किस केस में होता है बेटा? यूप्लॉइडी में होता है। और एन्यूप्लॉइडी का रीजन है बेटा आपका एडिशन या डिलीशन। तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, एडिशन हो जाए क्रोमोजोम का या डिलीशन हो जाए, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। तो आंसर हो जाएगा 4th। लेकिन बेटा ये एडिशन और डिलीशन शब्द आपका न्यूक्लियोटाइड लेवल पे आता है कि इंसर्शन डिलीशन वाला जो पढ़ते हो कि एक पॉइंट पे इंसर्ट होना और एक पॉइंट पे डिलीट होना। लेकिन यहाँ पे हम किस में बोलेंगे? क्रोमोजोम का। तो जैसे कि मोनोसोमी हो गया तो 2n-1, यानी यहाँ पे एक क्रोमोजोम डिलीट हो गया, और 2n+1 का मतलब एक क्रोमोजोम ऐड हो गया। ये कैसे होता है? ये होता है नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन, क्योंकि जब क्रोमेटिड का बंटवारा होता है तो 23 क्रोमेटिड एक तरफ जाना चाहिए और 23 क्रोमेटिड एक तरफ। लेकिन गड़बड़ी के कारण कभी कभी क्या होता है, 23 की जगह एक तरफ चला गया 24, तो एक तरफ एक बढ़ गया, और एक तरफ गया 22, तो एक तरफ एक घट गया। तो रियलिटी में वहां पे कोई डिलीशन इंसर्शन नहीं हो रहा है, सही से बंटवारा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आंसर आपको चूज करोगे तो आ जाएगा सेकेंड, मतलब बी और सी। सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था, जीएजी जब बदल जाता है जीयूजी में, बीटा ग्लोबिन चेन, सिकल सेल एनीमिया 6ठे पोजीशन पे। ट्रांसलोकेशन, एक क्रोमोजोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोजोम पे चला जाए, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको, और ये बेटा आपका जंपिंग भी बोलते हैं। इन्वर्जन, क्रोमोजोम का कोई सीक्वेंस उलट जाए, जैसे ABCD है, उलट हो जाए DCBA, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, जो आपके सिलेबस में तो नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन है आपका। इन द गिवन बिलो डायग्राम हाउ मेनी आर करेक्ट मैच। अब ये बेटा देखिए, मेल फीमेल को पहचानने का तरीका है कि फीमेल बड़ी होगी तो ये हो गई फीमेल, और मेल कैसा होगा? स्मॉलर। मेल ड्रासोफिला बेटा आपका हेट्रोगैमेटिक होता है XY, और फीमेल होता है XX, तो ये दोनों क्या हो गए? करेक्ट। यहाँ पे क्राउन को देख के बता दोगे मुर्गा है, और मुर्गा ZZ होता है, यही गड़बड़ा दिया। अब मुर्गी होती है ZW, ये दोनों गलत हो जाता है क्योंकि बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक पाया जाता है। ठीक है, तो A और B सही हो गया और C और D गलत हो गया। क्या पूछा है? करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा, दो चीजें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 3rd। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में XX एंड XY टाइप पाया जाता है, जिसमें XY टाइप मेल का होता है और एक ऐसा होता है हेट्रोगैमेटिक, यानी होने वाले बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करता है। मेल पॉसेस ओनली Y क्रोमोजोम एंड 1 X क्रोमोजोम, बिल्कुल सही है, एक Y होगा और एक X क्रोमोजोम होगा। मेल में 50% गैमेट में X जाएगा और 50% में Y जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटिक। तो सारी बातें सही हो गई,
तो आंसर हो जाएगा ऑल। मेल हेट्रोगेमेटिक आपका ड्रासोफिला में है, ग्रासोपर में है और ह्यूमन बीइंग में है, जबकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक बर्ड्स में है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी का आपका एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा बेटा आपका हीमोफीलिया। सो इनहेरिटेंस फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजनी। तो भैया कैरियर फीमेल से मेल प्रोजनी में जाता, ऑल और सम लिखना, अगर ऑल लिखता गलत हो जाता, सम मेल प्रोजनी होता तो सही हो जाता, लेकिन एक गलत नहीं लिखा है, ये तो लिख रहा है कि मेल प्रोजनी को जाता तो जाता है, सबको नहीं जाता। हीमोफीलिया ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ए और बी दोनों होते हैं। एक्स लिंक्ड यानी थर्ड गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि इसके लिए फीमेल कैरियर होनी चाहिए और मेल कैसा होना चाहिए, डिजीज्ड होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए। ये हो गई मदर और ये हो गया फादर, जबकि आप समझ जाते हो हीमोफिलिक फादर लेटर स्टेज में सरवाइव नहीं करता। तो तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा चौथा सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सिमिलरिटी अमंग डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम? तो अगर सिमिलरिटी पूछा है, जबकि डाउन सिंड्रोम बेटा ट्राइसोमी होता है, क्लाइनफेल्टर भी ट्राइसोमी है, तो ट्राइसोमी के मामले दोनों कॉमन है, लेकिन ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी होता है और एक कैसा होता है, एल्लोसोमल यानी सेक्स लिंक्ड। टर्नर सिंड्रोम क्या है, मोनिसोमी। लेकिन कॉमन तीनों के बारे में है, तीनों किसके केस हैं, एनयूप्लॉइडी के केस हैं। चलिए ऑप्शन देके करते हैं। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। ऑल सिंड्रोम अकर इन ओनली फीमेल इंडिविजुअल, ये गलत हो गया। डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, क्लाइनफेल्टर मेल का है, टर्नर फीमेल का है, तो आपका बी वाला गलत हुआ, तो ये बी की वजह से ये चला गया। इन ऑल नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम आर रिमेन सेम, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम कितना हो जाएगा, 45, बाकी इन दोनों में ऑटोसोम 44 होते हैं, सेक्स का डिफरेंस होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये ऑटोसोम 45 हो जाएंगे प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई, और यहाँ पे 44 प्लस एक्स 0। इन ऑल नंबर ऑफ क्रोमोजोम आर नॉट रिमेन सेम, तो सब में नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर देखा जाए डाउन और क्लाइन में तो टोटल सेम है, लेकिन टर्नर में सेम नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑल दिया है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम नॉट सेम, देखिए दो में सेम है और एक में सेम नहीं है, तो एक ही बात है, सेम नहीं है, यही तो हुआ, तो ए और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। Which of the following are correct amino acid sequence of beta chain of hemoglobin in an individual with sickle cell anemia disease? तो याद कर लीजिएगा VHL TPGG, ये नॉर्मल का है, वैलिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जो छठे पोजीशन में अगर सिकल सेल एनीमिया वाला होगा HBS पेप्टाइड चेन, तो यहाँ पे छठे में जी की जगह क्या आ जाएगा, वैलिन। तो पहले VHL TP तक तो पहुंचिए, तो VHL T गया, LTP, अब यहाँ पे GG, तो छठे पे वैलिन, लेकिन यहाँ पे ग्लूटामिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो 109 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा, VHL TPGG, AHBA का है और छठे में G की जगह आ जाएगा V, तो VHL TPVG, ये हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया का। हाउ मनी मैचिंग आर करेक्ट? हीमोफीलिया क्वीन विक्टोरिया पेडिग्री में मिला और वो कैरियर थी। फिनाइल कीटोनुरिया इनबार मेटाबोलिन क्रोमोसोम नंबर 12 ऑटोसोमल रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस, तो बेटा मोर अपीयर इन फीमेल देन मेल, गलत हो गया, मोर अपीयर इन मेल देन फीमेल, 8% मेल में, 0.4% फीमेल में, तो ये आपका गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया शेप ऑफ आरबीसी बाई कॉन्वेक्स डिस्क, नहीं भाई,
सिकल शेप्ड हो जाती है। क्रोमोसोम 11 बीटा ग्लोबिन और पोजीशन 6 ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। तो 2 गलत और 2 सही, क्या पूछा है? सही। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच नॉट हैव एक्सेप्शन? तो कहते हैं मेंडेलियन लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन मोनोहाइब्रिड क्लास पे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असाइनमेंट बेटा आपका डाई हाइब्रिड। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ कहलाता है, जो फेल नहीं होता। लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 फेलियर केस मिलते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कोडोमिनेंस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असाइनमेंट का आपका जो जब जीन सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं 2, तो उसमें लिंकेज भी हो सकता है और रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। यानी वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक क्वेश्चन और आता है कि कौन मोनोहाइब्रिड पे कौन डाईहाइब्रिड पे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बड़ा यूनिवर्सल लॉ है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 111 का सेकंड। इन अ क्रॉस बिटवीन अ हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट द F1 प्रोजेनी। तो बेटा हेटेरोजाइगस टॉल का होमोजाइगस ड्वार्फ से करने का मतलब कौन सा क्रॉस हो गया? टेस्ट क्रॉस। और बेटा टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 1:1, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप। तो 50% टॉल सही है, 25 गया। 50% ड्वार्फ सही है, 75 गया। आंसर हो जाएगा ए एंड सी, सेकेंड आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस का रेशियो याद कर लीजिएगा। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 4 बार 1, यानी 1:1:1:1:1, 25 25 25 25। ये फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, दोनों बराबर होगा। जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, टॉल एंड ड्वार्फ। क्वेश्चन नंबर 113, अ टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, इज सेल्फ पॉलिनेटेड। तो कैपिटल बी स्मॉल बी का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, और इसके जर्मिनेशन से जो प्रोजनी बनेंगे, तो भाई जब 2 हेटेरोजाइगस का क्रॉस होता है और भी सिंगल जीन है तो 4 खाने बनते हैं। कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, जीनोटाइप आप रख लीजिएगा। अब क्या पूछा है? टोटल 1200 सीड बने, और पूछा है कि हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव द पेरेंटल जीनोटाइप। तो पेरेंटल जीनोटाइप कैपिटल बी होता है और स्मॉल बी स्मॉल बी। अब कई लोग दिमाग लगा के सोचते हैं कि ये पेरेंटल जीनोटाइप है। नहीं भैया, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड है, यानी इसका पेरेंट क्या रहा होगा? इसका पेरेंट रहा होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो पेरेंटल जीनोटाइप का मतलब होता है प्योर कंडीशन, चाहे डोमिनेंट की हो चाहे रिसेसिव की हो। तो जब प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव की बात करते हैं, तो याद रखिए कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये तो पेरेंट हम मान लेंगे। नहीं, पेरेंटल जीनोटाइप का मतलब होता है प्योर, ठीक है ना। तो भैया पेरेंटल जीनोटाइप आपके होमोजाइगस एक ए बना और एक बना, रेशियो ऐसे भी आपको आता है 1:2:1, और मोनोहाइब्रिड क्लास में 50% पेरेंटल होता है और 50% रिकॉम्बिनेंट। सिंपल सा याद कर लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा 600। ये याद होना चाहिए आपको। मोनोहाइब्रिड क्लास में 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट, और डाई हाइब्रिड क्लास में अगर फिनोटाइप में लिया जाएगा तो 6 होते हैं पेरेंटल और 10 होते हैं पेरेंटल और 6 होते हैं रिकॉम्बिनेंट। ये भी याद कर लीजिएगा। तो 113 का आंसर हो जाएगा सेकंड। इसको कैलकुलेट भी नहीं करना था, बाकी कैलकुलेट करना था तो आप ऐसे करके रेशियो निकाल लेते 1:1 का, तो 2A हो जाता बेटा। रिकॉम्बिनेशन वाला है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आ जाए। क्वेश्चन नंबर 114, इन बर्ड फीमेल डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजनी, फीमेल हेटेरोगैमेटिक है ZW। इन बर्ड फीमेल प्रोड्यूस हेटेरोगैमेट, बिल्कुल सही है, इसलिए क्या करेगी? सेक्स को डिटरमाइन। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो यानी सेक्स को वही डिटरमाइन करता है जो किस कंडीशन में पाया जाता है? हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में।
ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अपॉन ड्रोसोफिला मॉर्गन शॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन इन अ डाइहैब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो कहते हैं जब दो जीन सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं तो द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट, तो एक साथ जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ जीन, तो पेरेंटल ज्यादा होने का मतलब जुड़ के जा रहे हैं, इसको बोलते हैं लिंकेज। फिर उन्होंने देखा कि कभी कभी अलग भी हो जा रहे हैं, जैसे Y और W में एक साथ जाने की संभावना ज्यादा थी और अलग होने का परसेंटेज कितना आया था 1.3%, लेकिन W और M में जब देखा तो एक साथ जाने की संभावना की तुलना में रिकॉम्बिनेशन अच्छा खासा आ गया 37.2%। तो यहां से उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया कि जब एक जीन दो जीन आपके एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो कभी अलग हो रहे हैं और कभी अलग नहीं हो रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो फिर बताया कि दूरी डिपेंड करती है, बहुत क्लोज होंगे तो एक साथ हमेशा जाएंगे तो कम बार अलग होंगे, और थोड़ा दूर होंगे तो एक साथ जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और अलग होने की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। तो लिंकेज के साथ साथ टर्म रिकॉम्बिनेशन भी आया था, याद रखिएगा। 115 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रॉन्गली मैच्ड, पेडिग्री का सिंबल दिया है, मेल स्क्वायर होता है, सेक्स अनस्पेसिफाइड सही है। कौन से ग्विनियस मेटिंग में याद करिएगा डबल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन को मेटिंग बताते हैं। 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, ये भी गलत हो गया। पूछा क्या है रॉन्गली, तो सी और डी आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। इन अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस व्हाइट आइड फीमेल फ्रूट फ्लाई एंड रेड आइड मेल, तो भैया ड्रोसोफिला का क्रॉस है और ड्रोसोफिला में फीमेल होती है XX और मेल होता है XY। क्या लिखा है व्हाइट आइड फीमेल, व्हाइट आई कैसा होता है रिसेसिव कैरेक्टर, तो W दिखा दीजिए, और रेड आई कैसा होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, कैपिटल W साथ साथ प्लस दिखा देंगे तो और अच्छा लगेगा, स्मॉल W प्लस कर देंगे तब भी डोमिनेंट दिखेगा। तो डोमिनेंट एलील लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कैपिटल लिख दो और कैपिटल लेटर नहीं लिख रहे हो तो प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे इसमें स्मॉल W प्लस करते तब भी डोमिनेंट होता है, लेकिन मैंने दोनों लिख दिया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग विल हैव व्हाइट आई, तो भैया एक बात बताइए, अगर ये W है तो मेल अपना क्या देता है X, तो फीमेल बनाने के लिए दोनों को भेज दो, तो दोनों में तो कैसा आ गया W वाला प्लस वाला। आपको मेल वाला पूछा नहीं है तो Y भूल जाइए, वैसे तो Y से भी दो बनेंगे, तो सारे मेल फीमेल कैसी बनेंगे रेड वाली क्योंकि डोमिनेंट है, और सारे मेल कैसे बनेंगे व्हाइट आई वाला, तो 100% फीमेल हो गई, व्हाइट आई पूछा ना, रेड आई तो बचा 0 आई, आंसर हो जाएगा 117 का सेकेंड। और 100% मेल कैसा हो जाएगा व्हाइट आई। अगर आपको ऐसे नहीं करने का मन कर रहा है तो चेकरबोर्ड बना के कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, प्रैक्टिस इसके करेंगे जल्दी हो जाएगा। एक तरफ आप मेल गैमेट रख लीजिए, एक तरफ आप फीमेल गैमेट रख लीजिए, क्रॉस करा लीजिए पहले X वाले का, W प्लस का मतलब डोमिनेंट है, तो रिसेसिव रहा तो व्हाइट आई रहा, और एक ऐसा हो गया डोमिनेंट हेटेरोजाइगस तो रेड। अब देखिए अगर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर प्रोजनी वाइज पूछेगा तो चारों में जवाब देना होगा, क्योंकि टोटल आपके कितने जागुट बनते हैं 4, जिसमें से 50% मेल होते हैं और 50% फीमेल। लेकिन अगर मेल फीमेल पूछेगा तो खाली फीमेल देखिएगा, तो सारी फीमेल कैसी हैं रेड आई, यानी 100% है फीमेल रेड आई, और यहाँ पे जो मेल है सारे कैसे हैं व्हाइट आई, 100% मेल कैसे हैं व्हाइट आइड।
तो यहाँ पे पूछा था व्हाइट आइड फीमेल, तो क्या हो जाएगा 0%। फिर लोगों ने पूछा क्या ये रेसिप्रोकल क्रॉस है, तो कहते नहीं, यहाँ पे अगर एक कैरेक्टर बदल दो, जैसे इसको रेड कर दो और इसको व्हाइट कर दो, तो आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। तो मेंडेलियन क्रॉस रेसिप्रोकल था। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि मेल फीमेल चेंज कर दीजिए। जैसे टॉल को मेल माना था, तो अगले क्रॉस में टॉल को फीमेल मान लीजिए पेरेंट, और ड्वार्फ को मेल मान लीजिए। रेशियो सेम आता था 3:1 और 1:2:1। जबकि जो लिंकेज वाला था सेक्स लिंक्ड, उसमें रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर बदल दिया यहाँ पे, फीमेल चेंज कर दिया, जैसे फीमेल यहाँ पे लिया था हमने कौन सा, व्हाइट आई, और मेल लिया था रेड, उलट दें, मेल कर दे व्हाइट, फीमेल कर दे व्हाइट रेड, तो बदल जाएगा। ध्यान रखना, करके निकालना पड़ेगा आपको। विच आर द फॉलोइंग एन्यूप्लॉइडी कैन नॉट पॉसिबल, तो 2-3 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम एक पेयर की बात करते हैं, और एक होमोलॉगस पेयर में बेटा आपका 2 ही तो होंगे क्रोमोजोम। तो 2 में एक्स्ट्रा आ जाए 3, एक्स्ट्रा एक और आ जाए तो 4 हो जाएगा। 2 में एक घट जाए तो मोनोसोमी, 2 में दोनों घट गया तो नल्लीसोमी हो जाएगा। लेकिन 3 कहाँ से इकट्ठे घटा दोगे, जबकि ये पॉसिबल है 2 1 -1 -1 -1, तो 3 पेयर में आपने एक एक घटा दिया, ये पॉसिबल है। ट्रिपल मोनोसोमी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये है आपका 2 में 2 बढ़ा दिया, 4 हो गया रिजल्टेंट, तो बोलते हैं टेट्रासोमी। ये हो गया मोनोसोमी, और ये हो गया ट्राइसोमी। The scientists which noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of gene and used chromosome movement, तो बेटा 1902 में दिया गया था, सटन एंड बवेरी। और इनमें मुख्य नाम था सटन का, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल और क्रोमोसोम बिहेवियर को यूनाइट करने का क्रेडिट जाता है। तो यूनाइट अगर आता तो आप लगा देते ओनली सटन। ह्यूगो डेवरिज, कार्ल कॉरेंस एंड वान सेरमैक ने 1900 में मेंडेलियन वर्क को रीडिस्कवर किया था, और थॉमस एंड मॉर्गन ने बेटा आपका टर्म लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दिया था, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, तो ये तो बेटा कई बार करा दिया अभी, तो फटाक से आंसर दीजिए। ZW मतलब फीमेल, वो भी बर्ड, तो D2 एक ही ऑप्शन था, आंसर तो आपका निकल आया। ZZ मेल बर्ड, XY बेटा मेल ड्रोसोफिला और ह्यूमन में भी होता है, और XX फीमेल ड्रोसोफिला। तो आंसर हो जाएगा 120 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट, ड्राउनसोम में ट्रांसोमी है 47 है, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम में बढ़ेगा 44 + XX या XY होगा। टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ेगा, ऑटोसोम सेम रहेगा, एक घट जाएगा 45 टोटल। क्लाइंट फिल्टर में ऑटोसोम सेम रहेगा, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में एक बढ़ जाएगा XXY। तो पूछ रहा है कि टोटल क्रोमोसोम गिन के तो आ ही गया, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा 4th। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों बराबर आते हैं, वो था 1:2:1 1:2:1। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में मोनोहाइब्रिड क्लास में फिनोटाइपिक रेशियो आता 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आता 1:2:1। एग्जाम्पल भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 children in a family have blood type O, AB, B respectively. What are the possible genotype of their parent? जब बेटा आपका O आ जाए, तो O का मतलब दोनों पेरेंट ने I दिया होगा, मदर ने भी और फादर ने भी। कैसे निकाला जाता है, तो दोनों पेरेंट में स्मॉल आई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पेरेंट में स्मॉल नहीं है, आंसर तो अपने आप तुम लोगों ने निकाल दिया, हेटेरोजाइगस ए एंड हेटेरोजाइगस बी। अगर सारे पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, इवन ए वाला भी दे देगा, तो हेटेरोजाइगस ए और बी में देखिए खाली ए को पकड़िए, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, तो सारे पॉसिबिलिटी हैं। और ए बी आने के लिए यहाँ पे ए होना चाहिए और यहाँ पे बी होना चाहिए। तरीका क्या हो सकता है, वही चक्कर बोर्ड, लेकिन इतना चक्कर बोर्ड बनाने में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो काम लग जाएगा।
इसलिए कहते हैं जेनेटिक्स परफेक्शन का काम है। अभी निकालेंगे सारे आ जाएगा। तो कहां से हमने निकाला, सिंपल सी बात, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए देने के लिए मदर में ए होना चाहिए, फादर में बी, या फादर में बी होना चाहिए, मदर में ए, और ओ देने के लिए दोनों में आई होना चाहिए। अब ये मदर होगा कि फादर, अगर मैं ऐसे लिख दूं दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर, कोनो टेंशन नहीं, तब भी सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई जीन बेटा आपका ऑटोसोम पे है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेल फीमेल से टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन टाइप ऑफ क्रॉस। जब भी क्रॉस हम लोग देखते हैं बेटा तो हमारा फोकस होना चाहिए हाइब्रिड पे, यानी हेट्रोजाइगस जीन पे। तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, इसको भूल जाइए। 1 2 3, तो दोनों तरफ 3 हेट्रोजाइगस है, तो मतलब कैसा क्रॉस हुआ, टाई हाइब्रिड, टेट्रा नहीं बोलेंगे। गैमेट निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो यहाँ पे जितने हेट्रोजाइगस लिख लीजिए, तो 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। और जीनोटाइप आपका मोनोहाइब्रिड में कितना बना था, 3, तो यहाँ पे चलेगा 3 की पावर n, तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं, 3, तो 27 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। फिनोटाइप निकालना होगा, सब मोनोहाइब्रिड के ऊपर रखते चले जाइए। मोनोहाइब्रिड में 2 फिनोटाइप बनते थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो 2 की पावर 3, 8 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे। तो बेटा आपका डी भी गलत हो गया, ए और सी सही रहा, यानी 2 बातें सही और बाकी गलत। हमेशा हेट्रोजाइगस पे फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस देयर आर 16 स्क्वायर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल इन F2 जनरेशन। तो बेटा जीनोटाइप आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 प्रकार के बनते हैं, तो उसी के मल्टीपल में चलेगा। तो डाइहाइब्रिड है तो कितना होगा, 2 हेट्रोजाइगस, तो ये हो जाएगा 9। फिनोटाइप कितना बनता है, 2, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 4। कुछ नहीं करते हैं, बस मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल होता है रिजल्टेंट ऑफ डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड। तो 9 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप। कुछ चीजें तो आपको बाई टंग याद भी हो जानी चाहिए। मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड फ्रूट फ्लाई हैविंग कैरेक्टर, तो मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, मेल काले कलूटे लाल आंखों वाले, तो रेड आई फीमेल गया, रेड बॉडी होती नहीं, इधर देखिए ब्राउन बॉडी, तो ये हो जाएगा येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, थर्ड हो जाएगा। तो काले कलूटे लाल आंखों वाले, सफेद आंखें, पीली बॉडी फीमेल की, तो थर्ड आंसर हो जाएगा 126 का, याद होना चाहिए आपको ऐसे। डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो बेटा ये आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और दिया था अल्फ्रेड स्टर्टीवांट, जो शिष्य थे किसके बेटा, आपके मॉर्गन साहब के। ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, तो सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर प्लियोट्रोपिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म आई जीन का केस है, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग में पॉपुलेशन फिनोमेना होता है। पॉलीजेनिक मेनी जीन डिसाइड सिंगल कैरेक्टर, उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल में आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, स्टार्च ग्रेन साइज का जीन, और सिकल सेल एनीमिया का जीन। द गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में खास बात आएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं आएंगे, रेंज में आएगा ट्रेंड, तो रेंज ऑफ ट्रेट, तो हाइट ऑफ ह्यूमन रेंज में है, स्किन रेंज में है, तो आंसर हो जाएगा 4th। इंटेलिजेंस भी रेंज में है, तो बॉडी में हमारे जो भी चीजें रेंज में होगा, तो मतलब समझ लीजिए एक से ज्यादा जीन डिसाइड कर रहे हैं। एडिटिव इफेक्ट होता है, याद करने का तरीका है कि अगर बेटा जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा फिनोटाइप डोमिनेंट वाला आएगा। जैसे स्किन कलर में डोमिनेंट एलील जितने ज्यादा, उतना ज्यादा कलुआपन,
और जितने कम होंगे डोमिनेंट उतना हो जाएगा वाइट। Which of the following statement are true for Klinefelter syndrome with XX was white karyotype? तो वन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम इन 23rd पेयर सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल। तो फीमेल में एक्स्ट्रा वाई कहां आता है भाई? मेल है। वन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम इन 20th नहीं भाई 23rd में आना चाहिए, सेक्स क्रोमोजोम में है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू डबल एक्स। वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इन 23rd पेयर ऑफ मेल्स। तो मेल में एक्स वाई की जगह एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, इसका इफेक्ट आता है गायनिकोमास्टिया। तो थर्ड और फोर्थ सही है और बाकी सब गलत है। 130 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। वाई मतलब मेल होना चाहिए। फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो बेटा अगर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ना हो, सेल डिवीजन के समय फेल हो जाए, जिसमें गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉपर डिसजंक्शन। क्योंकि सेग्रीगेशन में जब प्रॉपर डिसजंक्शन होता है तो कंप्लीट 23 क्रोमेटिड एक तरफ जाते हैं और कंप्लीट 23 क्रोमेटिड एक तरफ जाते हैं। जबकि अगर नॉन प्रॉपर होगा तो 23 की बजाय एक तरफ ज्यादा हो सकता है, एक तरफ कम, 24-22 हो जाएगा। तो आगे चल के जब फर्टिलाइज करेगा तो आपका सही से 23-46 नहीं आएगा, या तो कम आ जाएगा या तो ज्यादा आ जाएगा। अगर यहाँ पे टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल वॉल का बंटवारा नहीं होता, मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं, न्यूक्लियस का, तो एक ही न्यूक्लियस मतलब एक ही सेल के अंदर आपके ढेर सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। आउट ऑफ population of 1600 individual in F2 generation of cross between yellow round and green wrinkled seed of pea plant, what would be the green wrinkled seeds? तो बेटा ये टिपिकल आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है। सर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हो 16 स्क्वायर आते हैं और 16 में ग्रीन वाले और रिंकल्ड वाले कितने हैं? तो ग्रीन कैसा कलेक्टर है? रिसेसिव। रिंकल्ड भी कैसा है? रिसेसिव, क्योंकि सीड लिया गया है। तो सीड कलर ग्रीन कैसा होता है? रिसेसिव। येलो होता है डोमिनेंट। तो रिसेसिव आपका अगर हम देखें तो मेंडेलियन क्रॉस में डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप का रेशियो आता है 3:1। यानी डोमिनेंट होते हैं 3, रिसेसिव होते हैं 1। तो ये दोनों 1-1 हो गए, 1 × 1। तो 16 में ग्रीन रिंकल्ड वाले 1 है, कितना दिया है? 1600। तो आ जाएगा 1/16 × 1600 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा? 100। तो जब भी फिनोटाइप दिया जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो से लगाइएगा। जैसे मैंने दे दिया ग्रीन राउंड वाले कितने बनेंगे? तो राउंड क्या है? सीड का कैसा है? डोमिनेंट फिनोटाइप, तो 3 हो जाएगा। ग्रीन क्या है? रिसेसिव है, तो 3 × 1 = 3, तो 3/16 जो भी प्लांट दिया होगा उसमें निकाल लीजिएगा। ठीक है ना? अब यहीं पे बेटा अगर हम यहाँ पे देते कि सीड शेप और पॉड कलर दे देते हैं तब गड़बड़ा जाता। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो होता है रिसेसिव। इसलिए आपको फिनोटाइपिक रेशियो टॉल डॉर्फ ऐसे करके नहीं याद होना चाहिए। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 याद होना चाहिए, जिसमें 3 डोमिनेंट का है और 1 किसका है? रिसेसिव का। क्वेश्चन नंबर 133। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 10,000 to 8,000 to 1,000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। सही है। BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पाइजम सेटाइवम 1856 to 1863। कितने साल के लिए? 7 ईयर्स। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 134, म्यूटेशन इज ए फिनोमेना which result in alteration of DNA sequence and consequently result in changes in the genotype and phenotype of an organism। तो कहते हैं म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में अल्ट्रेशन है, परिणाम स्वरूप पहले जीनोटाइप बदला और उससे उसका फिनोटाइप बदला। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, जीएजी का सब्स्टिट्यूशन होगा, ए का सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा, यू में। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा फोर्थ। इन F2 जनरेशन ऑफ फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1, तो आपको पता है कि अगर ऐसा रेशियो है 1:1 तो ये भी टेस्ट क्लास है, और 1:1:1:1 है ये भी टेस्ट क्लास है। बस शर्त क्या है, ये मोनो हाइब्रिड है और ये डाई हाइब्रिड है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो बच्चों ये रहा आपका जेनेटिक्स का 101 टू लेके 135। अब इसके आपसे आगे आ रहे हैं डॉक्टर सैलन मिश्रा सर, जोरदार स्वागत करिए। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन अच्छे से लगाइएगा, ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आपको रेशियो याद होने चाहिए मोनो हाइब्रिड के सारे और टेस्ट वाले, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन 3 लाइन में या बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं। तो आप पर्सनली मिलकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। Hello everyone. So question number 101 to 135 were discussed. Now question number 136. Which one of the following is the correct match? इनमें से करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो इनहेरिटेंस पैटर्न इसका कैसा होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ पर डिस्ट्रॉफिन जीन जो होती है वो अफेक्टेड होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये सही है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये गलत हो गया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। थैलासीमिया ये कैसा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी कैसा है, ये भी इनहेरिटेंस पैटर्न इसका भी ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया, आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, which one of the following is the incorrect match regarding human blood group। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको बताना है टोटल टाइप ऑफ एलीज 3 है, तो ये सही है, IA, IB और IO या स्मॉल I, तो ये 3 एलील्स हो गए, सही है। टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, अगर मल्टीपल एलिलिज्म का केस है तो यहाँ पर n/2 इंटू n+1 ये नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो 3/2 इंटू 3+1 ये हो जाएगा 6, तो ये आंसर भी सही है, मैचिंग भी सही है। टोटल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स फिनोटाइप्स अगर देखे जाएँ यहाँ पर तो A, B, AB और O, तो ये भी ठीक है। टोटल टाइप ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल 5, ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ 4 टाइप के फिनोटाइप्स पॉसिबल है। इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजर्स, ये इसी को एंटीराइनम मेजर्स, ये इसके नाम है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यहाँ पर अगर पेरेंटल जनरेशन में ट्रू ब्रीडिंग लिए गए हैं तो यहाँ पर हाइब्रिड जो बनेगा F1 जनरेशन में RR, और जब इसकी सेल्फिंग की जाएगी तो यहाँ पर ये गैमीट्स हो गए मेल और फीमेल, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R स्मॉल r, ये भी कैपिटल R स्मॉल r, और ये स्मॉल r। तो ये वाला जो होगा ये तो होगा रेड, ये होगा वाइट, और ये दो होंगे ये पिंक। तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा 1:2:1, और ये फिनोटिपिक रेशियो भी यही होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कैपिटल R स्मॉल r पिंक कलर, ठीक है,
कैपिटल आर रेड कलर, ये भी ठीक है, बट स्मॉल आर ये कैसा होगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो यहाँ पर पिंक नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था वाइट कलर। इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी। तो मेंडल ने स्टेम की हाइट ली थी, पॉट के दो फीचर्स लिए थे, पॉट कलर, पॉट का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। तो स्टेम की हाइट जो थी वो कौन सा था, डोमिनेंट था, उसमें टॉल। फिर इसमें फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट, ठीक है। फ्लावर पोजीशन, ये टर्मिनल नहीं, टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर जो होगा वो डोमिनेंट नहीं है, ये जो एक्सियल पोजीशन में यहाँ पे फ्लावर आएगा वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पर होना चाहिए था एक्सियल, टर्मिनल गलत। पॉट कलर भी येलो नहीं ग्रीन डोमिनेंट था, पॉट का शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट था। सीड कलर येलो डोमिनेंट है और सीड शेप राउंड डोमिनेंट है, तो यहाँ पर दो ये डोमिनेंट वाले ट्रेड्स जो दिए हैं गलत दिए हैं, तो 3 यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट कितने होंगे, 3, तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ रिलेटेड विद मेंडेलियन डिसऑर्डर। किससे रिलेटेड है, मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं, और ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करेंगे, इनको बोला जाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट इज़ रिलेटेड विद सिकल सेल एनीमिया। ये किससे रिलेटेड है, सिकलिंग। आरबीसीज जो होते हैं वो हंसियाकार हो जाते हैं, सिकलिंग हो जाती है, तो ये भी सही है। इट इज़ रिलेटेड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पर CTC, टेम्पलेट स्टैंड में CTC की जगह क्या हो जाता है, CAC, और इसकी वजह से जो मैसेंजर RNA बनेगा, मैसेंजर RNA जो यहाँ पर होता है GAG, ये किस में चेंज हो जाता है, ये GUG में, और अमाइनो एसिड में जो चेंज आएगा तो इससे ग्लूटामिक एसिड से ये बनता है वैलिन। इट इज़ रिलेटेड विद ए टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का टाइप यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल बेस चेंज हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन। और ये पॉइंट म्यूटेशन किसका एग्जाम्पल है, ये सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी की जगह क्या आ गया, ए, और टी क्या है, ये पिरिमिडीन, और ये क्या है, ये प्यूरिन, तो ये इसको बोला जाएगा ट्रांसवर्जन। अगर पिरिमिडीन बेस जो है पिरिमिडीन बेस से रिप्लेस होगा तब ये होगा ट्रांजिशन, और ये है ट्रांसवर्जन। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो यहाँ पर ये सारे ही सही हैं, ABCD, आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Human blood group is a good example of multiple allelism. मल्टीपल एलिलिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिल्स IA, IB, IO और स्मॉल I, तो इसलिए ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन एज IS 3 एलिल्स, तो ये भी ठीक है, और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. 141. Now we move to another question, 142nd. How many statements are correct between sickle cell anemia and thalassemia? तो between इन दोनों के लिए जो सही हो, तो both are autosomal recessive disease. सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है और थैलासीमिया भी। सिकल सेल एनीमिया का जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। थैलासीमिया में अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा 3 तरीके की थैलासीमिया है। यहाँ पर
जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 16 पर है और ये वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो ये क्या हो गया, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर, तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है। इन बोथ डिजीज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, ये भी ठीक है। बोथ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, तो बीटा चेन किस में, सिकल सेल में, लेकिन अल्फा चेन यहाँ पर नहीं अफेक्टेड होती है। और थैलेसीमिया में अल्फ़ा वाला है तो यहाँ पर अल्फ़ा भी, और बीटा वाला है तो बीटा भी हो सकती है, तो ये दोनों के लिए कॉमन नहीं है। ओनली बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, तो बीटा चेन सिर्फ सिकल सेल एनीमिया के लिए है, दोनों पे लागू नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और बी यहाँ पर दो ऑप्शंस जो है वो सही हैं, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन सिकल सेल एनीमिया डिफेक्टिव mRNA हैज़ जेनेटिक कोड फॉर वैलिन इज GUG। तो सिकल सेल एनीमिया में अभी हम लोगों ने देखा था टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो चेंज होता है वो CTC से CAC, ये DNA का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें चेंज आया है, और इसकी वजह से जो मैसेंजर RNA बनता है यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, GAG, और ये किस में चेंज हो जाएगा, GUG में। तो ये सही दिया हुआ है, और GUG किसके लिए, वैलिन के लिए कोड करेगा। फेनाइल कीटोनूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, फेनाइल कीटोनूरिया कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ये फेनाइल कीटोनूरिया, तो ये भी सही है। और इसका जीन कहाँ पर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्रोमोसोम नंबर 12 पर है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। Now question number 144, in each pregnancy probability of a female child, तो फीमेल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा गैमेट किससे फ्यूज़ हो रहा है। अगर ये एक्स से फ्यूज़ होगा तो ये फीमेल चाइल्ड, और अगर ये वाई इससे फ्यूज़ हो गया तो ये मेल चाइल्ड। तो यहाँ पर 50% प्रॉबिलिटी है, 50% गैमेट्स जो बनेंगे वो उनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% गैमेट्स के पास वाई क्रोमोसोम होगा। ये तो होमोगैमेटिक है, तो इस वजह से 50% प्रॉबिलिटी होगी फीमेल चाइल्ड की, या 50% होगी मेल चाइल्ड की। तो 144 का आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, in a polygenic trait the phenotype reflects the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive। तो पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट्स में मतलब एक ट्रेट जो है वो कई सारे जीन्स से कंट्रोल्ड हो रहा है, मेनी जीन्स कई हैं, तो ये सही है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए तो स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, यहाँ पर 3 जीन्स हैं और इनके डोमिनेंट टाइप देखे जाएँ तो ABC, और इनका रिसेसिव ABC, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अगर सारे ही डोमिनेंट हैं एलील्स तो यहाँ पर मैक्सिमम डार्कनिंग होगी, और अगर ये है तो ये इंटरमीडिएट होगा, और अगर ये है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c तो ये लाइट, वो यहाँ पर ये एडिटिव इफेक्ट होगा, इस वजह से सही है ये। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन इंसेक्ट्स। तो ये हैंकिंग ने सबसे पहले स्टडी किया था, 1891 में था, और इंसेक्ट्स में कौन सा प्रोसेस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, XO टाइप। तो यहाँ पर जो 50% स्पर्म्स थे उसमें X प्रेजेंट था, और 50% जो थे वो विदाउट X क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, तो 145 का करेक्ट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, given below are two statement, chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस में नंबर एंड पोजीशन ऑफ जीन्स
ये चेंज हो जाएंगी। तो इसमें किस किस वजह से हो सकता है, तो ये इंसर्शन की वजह से, डिलीशन की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से हो सकता है, या ट्रांसलोकेशन की वजह से। ये इसके मेथड्स हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस के। तो ये कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं कैंसर सेल्स में, ये ठीक है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये भी ठीक है। रीडिंग फ्रेम जो होगा, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ये किसके ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होंगे, 3 नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर के बना होगा। तो अगर यहाँ पर एक बेस डिलीट कर दिया जाए तो आगे का पूरा जो रीडिंग फ्रेम होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर है, तो अभी अगर इसको डिलीट कर दिया जाए तो ये रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, अब GGU, फिर U और इसके बाद जो होगा वो आएगा। तो ये रीडिंग फ्रेम यहाँ से चेंज हो गया, तो इसी को बोला जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये डिलीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 147। Given below are two statements. Genetics is a branch of biology which deals with principles of inheritance and its practices. प्लस इसमें वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। जीन, हेरिडिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। मेंडल प्रपोज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस विच आर टुडे रेफर टू एज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 1865 में अपने जर्नल में पब्लिश किए थे, बट ये रीडिस्कवर हुए थे 1900 में। और इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डिवरीज, वॉन शेरमार्क और कॉल कोरेंस। इन्होंने इसे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। 9, तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 148। 148 में साइंटिस्ट हु वाज इन्वॉल्व इन द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रिजल्ट, तो ह्यूगो डिवरीज, कॉल कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क। ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के हैं, कॉल कोरेंस जर्मनी के हैं, वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये रीडिस्कवरी कब हुई है, 1900 में। नेक्स्ट, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स इज गवर्न बाय ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। तो ये कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड कंडीशन है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है। नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन। तो नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड फादर है और मदर नॉर्मल है, तो मदर के पास जो क्रोमोसोम गया होगा ये एक्स क्रोमोसोम, इसकी डॉटर है ये, तो इसके पास एक्स क्रोमोसोम यही वाला गया होगा, अफेक्टेड वाला। तो यहाँ पर ये कैरियर स्टेज हुई मदर के लिए। और फादर हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, इसकी शादी जिससे होती है वो कलर ब्लाइंड है। तो ये हो गया इनका क्रोमोसोमल पैटर्न। अब इसमें यहाँ पर ये अगर इससे फ्यूज़ होगा तो ये डॉटर कैसी होगी, कैरियर। और अगर ये वाला इससे फ्यूज़ हुआ तो ये हो जाएगी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, तो ये हो जाएगा अफेक्टेड डॉटर। तो यहाँ पर 50% डॉटर्स जो हैं, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर डॉटर, इनकी डॉटर्स का प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो डॉटर्स का प्रोपोर्शन 50% जो होंगी वो अफेक्टेड होंगी, 50% नॉर्मल या कैरियर बोल सकते हैं। तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। अल्फा थैलासीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, दीज जीन्स आर। अल्फा थैलासीमिया, ये 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स, तो यहाँ पर HbA1 एंड HbA2।
और ये किस क्रोमोसोम नंबर पर है, तो क्रोमोसोम नंबर 16। HbA1 के 2 एलील्स और HbA2 के भी 2 एलील्स। HbA1 और ये HbA2, तो इसके ये 2 एलील्स हो गए HbA1 के, और HbA2 के भी 2 एलील्स। तो यहाँ पर टोटल एलील्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो 4 अल्फा थैलेसीमिया के केस में। बीटा थैलेसीमिया जो होता है ये सिंगल जीन की वजह से, और इसका जीन कहाँ होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो यहाँ पर आंसर हुआ 4th, HbA1 एंड HbA2। नाउ क्वेश्चन नंबर 151 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लिंकेज। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जैसे सपोज ये 2 जीन्स हैं, एक ही क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हैं, तो इनका जो टेंडेंसी होगा साथ में इनहेरिट होने का, इसी को बोला जाता है लिंकेज। तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज लिंकेज, ठीक है। लिंकेज हेल्प टू होल्ड द पेरेंटल कैरेक्टर्स टुगेदर। अब यहाँ पर अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे। ये जो कैरेक्टर डिसाइड कर रही होगी और ये जो कैरेक्टर डिसाइड कर रहा होगा साथ में होगा, तो इस वजह से ये भी सही है। लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, ये भी ठीक है, क्योंकि लिंकेज जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही वीक होगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी उतनी ही वीक होगी। या फिर क्रॉस ओवर वैल्यू बोला जाए या डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस, ये भी अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ज़्यादा है तो यहाँ पर लिंकेज क्या हो गया, वीक हो जाएगा। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ठीक है। लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। और लिंकेज कब टूट जाएगा, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो ये भी ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर ऑप्शंस सही हो गए, ये चारों। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाई, तो ये अमेरिका नहीं, ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट है, और जेम्स सी पनेट ने, इनका नाम था रेगिनाल्ड सी पनेट। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, ये भी ठीक है। अल्टरनेट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम जीन, उसे एलील बोलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो होगा वो इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 152 is third. Now we move to another question. Question number 153. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. तो pedigree क्या है? Pedigree is a chart showing inheritance of a certain trait in a family tree over generations। और इसमें यूज़ क्या किया जाता है, इसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, यूजिंग सिंबल्स एंड लाइन यूज़ की जाती है रिलेशनशिप शो करने के लिए। तो इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग टूल इन ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में जैसे प्लांट्स हैं जिस तरह से वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल हैं, ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर स्टडी करते हैं। इट इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 154, ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। जीन कब डोमिनेंट है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे।
तो अब इसको बोला जाएगा डोमिनेंट। और अगर होमोजाइगस रिसेसिव इस कंडीशन में, तो ये सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रही है, तो ये रिसेसिव जीन हो गई। तो इट एक्सप्रेसेस इस अफेक्ट बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो इसे बोला जाएगा डोमिनेंट। 154। नाउ क्वेश्चन नंबर 155। 155 में a true breeding line is one that having undergone continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generations। तो जैसे ये कैपिटल टी अगर इसकी सेल्फिंग भी की जाए तो एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे और ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करेंगे, हमेशा इसी टाइप के इंडिविजुअल्स तैयार होंगे। लेकिन अगर सपोज़ ये हो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसकी सेल्फिंग की जाए तो ये फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर ये रिसेसिव कंडीशन हो जाएगी। तो ये सही दिया हुआ ट्री ब्रीडिंग के लिए। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स क्या है? जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, तो ये भी ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस अगर पूछा जाए तो क्रोमोसोम, कैरेक्टर्स को लेकर के कौन जाता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में भी कौन? तो जीन। यूनिट क्या हुआ? जीन, तो व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस इज क्रोमोसोम। आंसर यहाँ पर हुआ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 156। A special characteristic feature in which the males do not have father and thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandsons, तो ये हनी बी में देखने को मिलेगा। हनी बी में कैसा? हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है। मेल ड्रोन्स जो होते हैं, मेल ड्रोन्स ये डेवलप होते हैं मदर के गैमीट से, फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इनके मदर तो है बट फादर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमीट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। फीमेल गैमीट के डायरेक्ट इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। अब ये चूँकि मेल ड्रोन्स हैं तो ये जो गैमीट्स बनाएंगे उसके सन का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मेल चाइल्ड जो डेवलप होगा वो फीमेल गैमीट से। तो इनका जो गैमीट यूज़ होगा वो किस में? डॉटर में। डॉटर्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड हैं और जो सन होंगे वो हैप्लॉयड होते हैं। तो डॉटर यहाँ पर 2n, तो इनका ना फादर हुआ और ना ही इनके सन हुए, लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होंगे, क्योंकि जो मदर थी इसके फादर होंगे। इन्होंने ये मदर जो बनेगी वो एक्स गैमीट एक फादर से और एक गैमीट इसका मदर से आया होगा, तो इस वजह से ये कैसा होगा? ये 2n कंडीशन। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन तो होंगे बट फादर एंड सन विल बी एब्सेंट, तो ये हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कहलाएगा। 156 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था? ये T.H. मॉर्गन का था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये पैरेललिज्म ड्रॉ किया गया था मेंडल के वर्क और क्रोमोसोमल बिहेवियर के बीच में। पैरेललिज्म ड्रॉन बिटवीन क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। और ये सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस दी किसने दी? तो ये सटन ने। आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158।
Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Phenylketonuria is a good example of pleiotropy. Pleiotropy क्या है? Single gene affecting more than one trait. एक से ज़्यादा ट्रेट्स को ये अफेक्ट कर रही हो तो इसे बोला जाएगा प्लियोट्रॉपी। तो फिनाइलकीटोनुरिया ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, सही है। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पर फिनाइलकीटोनुरिया, इसमें फेनिल एलानिन ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन इस फेनाइलकीटोनुरिया कंडीशन में यहाँ पर फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सीडेज जो एंजाइम होगा जो इस कन्वर्जन को करवाता है ये डेफिशिएंट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फेनिल एनालिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो फेनिल एनालिन के एक्यूमुलेशन की वजह से एक ट्रेट हो गया मेंटल रिटार्डेशन। टायरोसिन जब नहीं बनेगा तो ये मेलानिन वगैरह के लिए प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है, तो टायरोसिन अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन जो होगा लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से एक से ज़्यादा ट्रेट्स यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। फेनाइलकीटोनुरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, ये स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हुआ फर्स्ट। Now we move to another question, question number 159. The qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin. तो qualitative problem क्या है? Incorrectly functioning globin chain. तो quantitative thalassemia कैसा है? Quantitative, यहाँ quantity effect होती है, ये है quantitative। और फेनाइलकीटोनुरिया का ग्लोबिन चेन से कुछ लेना देना नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर जो बीटा चेन बनेगी उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा, मतलब क्वालिटी चेंज होगी, तो ये हुआ क्वालिटेटिव। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 160। The beta thalassemia controlling genes are present on which chromosome? तो अल्फा थैलासीमिया वाला क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा थैलासीमिया ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है क्रोमोसोम नंबर 11, और डेल्टा ये भी सिंगल जीन, ये है 11। यहाँ पर दो जीन्स हैं HbA1 और HbA2, और इनके फिर दो इसके एलील टोटल 4 एलील्स हो गए। यहाँ पर ये सिंगल जीन, मतलब 2 एलील इसके 2 एलील इसके। तो प्रेजेंट बीटा थैलेसीमिया के लिए पूछा गया है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 161। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन? तो यहाँ पर बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमेटी ZW टाइप सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर, तो ये ऑटोसोम जब गैमीट बनेंगे तो ये इस तरह से सेपरेट होगा, ऑटोसोम के साथ पेयर सेपरेट हो गया, और ये यहाँ पर दो तरीके के गैमेट्स। तो ये इसको XY से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये ZW यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से अगर मेल्स में देखेंगे तो ऑटोसोम का पेयर होगा और सेक्स क्रोमोसोम एक ही टाइप का है। तो यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो ये हुए। तो फीमेल हेट्रोगैमेटी सही है। ग्रास हॉपर XO टाइप है, ह्यूमन में XY है, ड्रोसोफिला में भी XY है। बर्ड में मेल हेट्रोगैमेटी गलत, फीमेल में हेट्रोगैमेट्स हैं। मेल जो होगा वो होमोगैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। तो आंसर हुआ ABC करेक्ट पूछा गया है 3। Now we move to another question, question number 162. Select the correct statement for the given diagram. तो यहाँ पर ये टेस्ट क्रॉस दिखाया गया है, एक में होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल जो वायलेट है, और एक जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की वजह से वायलेट कलर है।
और इसको पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस किया गया, मतलब बैक क्रॉस का भी एग्जाम्पल है ये। और पेरेंटल जनरेशन कौन सी, होमोजाइगस रिसेसिव है जो, स्मॉल w। तो अगर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा तब ये 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये सारे के सारे वायलेट प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टेस्ट क्रॉस, आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। 163 में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन है, ये F1 जनरेशन में बनेंगे हाइब्रिड्स, और इनकी सेल्फिंग जब की जाएगी तो इसमें हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इसको ब्रेक कर लेना है। सेल्फिंग होगी तो इसी टाइप के पेरेंट्स, ये मेल हो गया सपोज, ये फीमेल है, तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड में पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये 1/2, और ये स्मॉल r। इसी तरह से कैपिटल Y और स्मॉल y का भी, तो वो भी ऐसा ही आएगा। कैपिटल Y स्मॉल y अगर ले लिया जाए, कैपिटल Y स्मॉल y ले लिया जाए, तो ये भी कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y स्मॉल y। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इसकी, इस वाले जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैपिटल R स्मॉल r, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4। पहले वाला ऑप्शन देखें, ए वाला, तो इसमें कैपिटल R स्मॉल r हो गया 2/4, और कैपिटल Y का अगर देखें तो ये कितना है, ये 1/4, तो ये हो जाएगा 2/16। तो ये आंसर इसका कितना आएगा, ये 1/8, तो 12.5। तो ये सही है, 12.5% पर 100 देखा जाएगा तो परसेंट में चेंज करेंगे, तो ये 12.5%। इसी तरह से स्मॉल r और स्मॉल y, स्मॉल r कितना है, ये 1/4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी 1/4 है। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/4, ये कितना आएगा, ये 1/16 आएगा, तो ये हो जाएगा 6.25%। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंट में आ जाएगा, तो 6.25%, ये भी सही दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर तीसरा देखें, सी वाला, तो इसमें कैपिटल R की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और इसमें कैपिटल Y स्मॉल y, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी 1/2 या 2/4। तो इसको देखोगे तो ये आएगा 2/16, मतलब 1/8, तो ये आएगा 12.5%। तो ये 6.25 गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था 12.5%। और चौथा अगर देखें डी वाला, तो इसमें भी कैपिटल R, ये हो गया 1/4, और स्मॉल y, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16, तो ये आएगा करीब 6.25%, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया है, तो ये ए और बी यहाँ पर करेक्ट है। सी और डी का होना चाहिए था 12.5% और 6.25%। Now we move to another question, question number 164. Marriage between normal man and hemophilic women will produce offspring. तो नॉर्मल मैन है और हीमोफिलिक वीमेन है। तो हीमोफीलिया भी कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। तो XY ये हो गया मेल के लिए नॉर्मल मैन, एंड हीमोफिलिक वुमेन XH हीमोफिलिक है तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न फॉलो करता है हीमोफीलिया। पूछा गया विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग्स का अगर देखा जाए तो यहाँ पर
ये डॉटर्स जो होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर, क्योंकि ये फादर जो एक्स दे रहा है वो नॉर्मल है, और इधर से जो आएगा वो अफेक्टेड है। सन जो होंगे वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे अफेक्टेड, क्योंकि दोनों ही एक्स यहाँ पर अफेक्टेड हैं, चाहे ये वाला वाई से मिले या ये वाला वाई से मिले। तो सन जितने भी होंगे वो सारे अफेक्टेड, ऑल अफेक्टेड, और डॉटर्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी कैरियर। तो हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन होगा नहीं, 50% हीमोफिलिक सन्स भी गलत है, हीमोफिलिक सन्स 1 नॉर्मल डॉटर एंड 1 हीमोफिलिक, ये भी गलत है। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, तो 165, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम पेयर में कम होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से अगर एक कम हो तो ये मोनोसोमी। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी, करेक्ट, क्योंकि गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, फ्यू क्रोमोसोम्स अगर हो तो इसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ 1 क्रोमोसोम, यहाँ पर एडिशनल कॉपी प्रेजेंट नहीं है, एक जो कॉपी था, पेयर था, उसमें से एक एब्सेंट। कैरियोटाइप इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ऑटोसोम्स का पेयर तो होगा, और मोनोसोमी जैसे सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी, जैसे टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है। तो आंसर होगा ए, बी और डी। 165 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एलील। एलील के लिए इसमें से कौन सा सही है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। एलील क्या है ये, एलील अल्टरनेट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, तो ये स्टेटमेंट सही है। पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस और डॉफनेस, ये भी ठीक है। पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो ये एलील कॉम्बिनेशन में भी होमोजाइगस और में भी हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस कंडीशंस हो गई, और अगर ये कंडीशन है तो ये हेट्रोजाइगस। डोमिनेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस में, दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव एलील अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी सिर्फ तब। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये भी सही है, और एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 167। Given below are two statements. Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 2000. तो ये till 1900 था, 2000 नहीं, 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी। तो डिवरीज थे इसमें, कोरेंस थे, और ऑस्ट्रिया का वॉन शेरमार्क। Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 168। Given below are two statements. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. तो ये सही है, डायब्रिड क्रॉसेस ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, और इसमें सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी किया गया था। Morgan observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1.
तो ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, और ये वाले हैं ये पेरेंटल टाइप्स हैं। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आ रहा था 98.7%, ये पेरेंटल टाइप थे, और 1.3% ये रिकॉम्बिनेंट्स थे। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो थे वो कम हो गए थे। रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, इसका मतलब जीन्स जो हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनका सही है कि रेशियो जो था वो 9:3:1 नहीं था। तो आंसर होगा यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 168 फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 169, man and a woman who do not show any apparent signs of a certain inherited disease have 7 children, 2 daughter and 5 sons. 2 daughter और 5 son. 3 of the sons suffer from disease but none of the daughters are affected. Which of the following mode of inheritance do you suggest for this disease? तो यहाँ पर चूँकि अगर ऑटोसोमल होता तो मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होते हैं इक्वली, बट यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्स अफेक्टेड हो रहा है, तो ये ऑटोसोमल तो नहीं है। अब ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है या सेक्स लिंक रिसेसिव है। अगर मान लिया जाए डोमिनेंट है और मदर चूँकि लिखा हुआ है नो अपरेंट साइन, अगर ये जीनोटाइप था मदर का, तब भी मदर को कैसा होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था। तो अफेक्टेड मदर दिखाई नहीं गई है, इसका मतलब डोमिनेंट नहीं है। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और फादर कैसा है, नॉर्मल। अब इसमें जो डॉटर्स होंगी वो कैसी होंगी, या तो कैरियर हैं या फिर एब्सोल्युटली नॉर्मल, और लेकिन मेल चाइल्ड जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे इस कंडीशन में, और ये वाले जो होंगे ये नॉर्मल। तो पर्टिकुलर सेक्स ही अफेक्टेड होगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में। आंसर होगा इसका सेकंड। सेक्स लिमिटेड रिसेसिव, इसके जीन्स होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर, और ये एक पर्टिकुलर सेक्स में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उनको बोला जाएगा सेक्स लिमिटेड रिसेसिव। नेक्स्ट जेनेटिक मैप, तो जीन मैप, जीन की पोजीशन मैप करने के लिए क्रोमोसोम पर यूज़ करते हैं। ये 2 तरीके का है, एक है जेनेटिक मैप और दूसरा है फिजिकल मैप। तो जेनेटिक मैप जो होता है ये क्लासिकल जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, और ये वाला जो होगा ये बेसिस के सीक्वेंस नंबर ऑफ बेसिस पर। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चलती है बिटवीन 2 जीन्स, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट। तो टू रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। चलो 171 से हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं, और आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं नीट 13, जिसमें टॉपिक था प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन मेंडल डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट विच जीनोटाइप आर रिलेटेड विद 3 इन 9:3:3:1 रेशियो। तो आपको पता है कि 9:3:3:1 के रेशियो में जो ये 9 है वो आपके पास राउंड येलो है। 9 क्या है, राउंड येलो, जबकि ये 3 वाला जो है वो है राउंड ग्रीन, और ये है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और ये जो लास्ट वाला 1 है ये है रिंकल्ड ग्रीन। तो जो 3 टर्म जो रिलेटेड है वो आपके पास रिकॉम्बिनेंट से रिलेटेड है, और रिकॉम्बिनेंट वाले में आपको ये 3 वर्ड राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो के साथ आएगा। चलिए ये देखिए, ये वाला जीनोटाइप राउंड येलो है। कैसा है, राउंड येलो, तो ये तो नहीं आएगा, जबकि ये रिंकल्ड येलो है, ये वाला रिंकल्ड येलो है, ये वाला राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है, और ये है राउंड येलो। इसका मतलब आपके पास रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन वाले ये सारे के सारे आएंगे जो कि 3 से रिलेटेड है। तो आपके पास BCDE आंसर सेकंड आ गया बेटा। क्या आ जाएगा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 172, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस
तो आपको पता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जब बात की जाती है तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो शो करता है 3 फिनोमेना। पहला, आपके पास कंप्लीट डोमिनेंस जैसा फिनोमेना भी आपको दिखाई देगा। कंप्लीट डोमिनेंस, ये कंप्लीट डोमिनेंस कहां दिखाई देगा? ब्लड ग्रुप ए में भी दिखाई देगा जब कंडीशन आई ए और आई ओ वाली हो। उसके अलावा आपको कंप्लीट डोमिनेंस बी ब्लड ग्रुप में भी दिखाई देगा जब आई बी और आई ओ हो। जबकि दूसरा, यहीं पर फिनोमेना दिखाई देगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एलील अपना एक ही टाइम पर इफेक्ट शो कर देते हैं, आई ए और आई बी। और जबकि तीसरा फिनोमेना ये होता है कि जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला जीन आई जीन है उसके 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एलील? 3 एलील्स, जिसमें हम आई ए कहेंगे, आई बी हो गया, आई ओ या फिर सिंपली आई। तो ये ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एलिलिज्म का भी फिनोमेना शो करता है। ठीक है, तो आपके पास क्या ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस दिखाई देगा? यस। कोडोमिनेंस? यस। मल्टीपल एलिलिज्म? यस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आंसर आपके पास आ गया है 172 का सेकेंड, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला देखिए 173 लिखा हुआ है कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला में डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं और F2 रेशियो जो होता है वो सिग्निफिकेंटली डेविएटेड होता है फ्रॉम द 9:3:3:1। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि मॉर्गन ने लिंकेज खोजा था, दो जीन के बीच में अगर टाइट लिंकेज है तो पेरेंटल ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम। लूज लिंकेज है तो पेरेंटल कंपैरेटिवली ज्यादा और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो कहने का मतलब, तो पेरेंटल जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतना पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा, जितना कम लिंकेज होगी उतना पेरेंटल टाइप कम होने वाला है। याद रखिएगा, पेरेंटल टाइप 50% से कम नहीं हो सकता और रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब इसका रीजन क्या है? तो लिखा हुआ बिकॉज ड्रोसोफिला F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन। दोनों आपके पास एसोसिएशन सही, रीजन सही और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रेजेंट है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 4। आंसर बन जाएगा 4, मतलब 173 का आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। बिल्कुल सही बात है, आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लैंडस्टीनर ने चूंकि ब्लड ग्रुपिंग को खोजा था तो इसे हम एल जीन भी बोल देते हैं। जबकि स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है? द एलील आई ए और आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। जबकि आईओ किसी तरह का शुगर नहीं बनाता, ये बात भी सही है। तभी हम कहते हैं कि ये एंटीजन, ये शुगर आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। अगर ये आई ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई भी एंटीजन या शुगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, आंसर 4 हो गया। चलिए 175 फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग ने एक्स बॉडी खोजी थी। हैंकिंग ने 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट पर काम कर रहे थे और आपको पता है 50% बॉडी में डार्कली स्टेन्ड बॉडी जिसे एक्स बॉडी बोला गया था वो देखने को मिली, 50% में नहीं थी। लिखा हुआ है कि इनफैक्ट क्रोमोसोम दैट इज व्हाई इट वाज गिवन नेम एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम बोला एक्स बॉडी के व्याप पर जिसमें पाई जा रही थी, जिसमें नहीं उसे वाई बोल दिया। टुडे जेनेटिक मैप एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट टू सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम्स एज वेल एज वाज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड लेटर। बिल्कुल आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन के व्याप पर हमने जीनोम को सीक्वेंस किया है। सीक्वेंस को करने के 2 तरीके हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और होल जीनोम। ठीक है, तो होल जीनोम की बात जीन मैप पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपके पास 4 बनेगा। अगले आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, बताइए
कैपिटल बी राउंड सीड होगा, यस। कैपिटल बी स्मॉल बी स्टार्च ग्रेन और इंटरमीडिएट साइज होगा, ये भी सही है। कैपिटल बी और स्मॉल सी राउंड सीड होगा, ये सही है, लेकिन साइज इंटरमीडिएट है। लेकिन स्मॉल बी स्टार्च ग्रेन और ये इंटरमीडिएट साइज का नहीं होगा, इसका साइज स्मॉल साइज का होगा। तभी कहा जाता है कि जो बी जीन है वो प्लियोट्रॉपी शो करता है, एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे शेप ऑफ द सीड, साइज ऑफ द सीड और स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। तो ये वाली बात गलत हो गई है, आंसर इनकरेक्ट ही छांटना था, तो वो 4 हो गया। 177 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट आर फॉर्म्ड फ्रॉम जीनोटाइप, ये दिया हुआ है। तो आपको कभी भी जीनोटाइप के नंबर निकालने हो तो नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर निकालना है, नंबर ऑफ गैमीट निकालना है फ्रॉम गिवन जीनोटाइप, नंबर ऑफ गैमीट फ्रॉम गिवन जीनोटाइप। तो फ्रॉम गिवन जीनोटाइप को लेकर अगर मुझे निकालना है गैमीट, तो आप रखना 2 की पावर n, और जहां पर n क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर। क्या होगा, हेट्रोजाइगस पेयर। और यहां पर आप देखिए हेट्रोजाइगस पेयर 2 प्रेजेंट हैं, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 तरह के गैमीट। हाउ मेनी टाइप तो हो गए 4, लेकिन हाउ मेनी, कौन कौन से गैमीट्स अगर पूछे जाए तो आपको यहां पर फोर्क लाइन मेथड अपनाना चाहिए। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई। अगर आपसे टाइप पूछा जाए तो फोर्क लाइन मेथड ये कहता है कि अगर होमोजाइगस पेयर है तो एक बार लिखिए और हेट्रोजाइगस पेयर है तो 2 बार लिखिए। होमोजाइगस पेयर एक बार लिखेंगे, होमोजाइगस पेयर एक बार लिखेंगे, जबकि हेट्रोजाइगस पेयर है तो कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर आपके पास होमोजाइगस है दोनों के सामने एक बार, और फिर आपके पास हेट्रोजाइगस है तो 2 बार लिख देंगे। अब ऐसे करके आप क्या बनाइए, ऐसे करके आप बना सकते हैं टाइप ऑफ गैमीट। पहला गैमीट कौन सा आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। दूसरा गैमीट आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ई। तीसरा गैमीट आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। और चौथा गैमीट आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, यहाँ पर आएगा कैपिटल ई स्मॉल ई। तो ये 4 तरह के गैमीट बनेंगे। आपको टाइप पूछा जाए तो बता सकते हैं, नंबर पूछा जाए तो भी बता देंगे। अगला देखिए, हाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन क्रॉस। तो क्रॉस आपके पास दिया हुआ है तो क्रॉस कराना ही पड़ेगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर गैमीट निकालोगे तो इसके पास 2 तरह के ही गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। जबकि दूसरा गिवन दिया हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके गैमीट भी 2 ही तरह के बनेंगे, हेट्रोजाइगस पेयर एक ही है। तो एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब मैं इसको बनाऊंगा कौन कौन से जीनोटाइप बनेंगे, तो ये यहां पर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, जबकि इधर वाले हमने यहां लिख लिए कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आ गया कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, जबकि ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ राउंड येलो इज आर 100%। बाकी राउंड येलो सीड 50% नहीं होंगे, 25% रिंकल सीड नहीं है, ग्रीन सीड नहीं है, और 0% आपके पास रिंकल सीड आए, क्योंकि 100% यहाँ पर क्या हो गए, राउंड येलो। 100% राउंड येलो हो गए तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 0% आ गए हैं रिंकल सीड, 0%। तो आंसर आपके पास ए और ई बनेगा, जो सही है ए और ई, और ए और ई को लेकर आंसर थर्ड बनेगा 178 का आंसर थर्ड आ जाएगा। अगला देखिए, इन विच जेनेटिकल डिजीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट चेंज। क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ पर एक सिंगल जीन को लेकर चेंज आता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आएगा, कलर ब्लाइंडनेस में नहीं आएगा, हीमोफीलिया में नहीं आएगा।
जबकि डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, टर्नर सिंड्रोम में 45। तो ABC में चेंज नहीं आएगा, तो आंसर आपके पास हुआ सेकेंड, क्योंकि ये आपके पास कैसे डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में कैसे चेंज आता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता, जीन में म्यूटेशन होता है। ठीक है, 179 का सेकंड हो गया। अगला देखिए 180, लिखा हुआ इन डाउन सिंड्रोम पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाम क्रीज। सही बात है, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होंगे, क्योंकि 47 यहां पर भी है, क्लाइनफेल्टर में भी 47 है, लेकिन ये ट्राइसोमी आपके पास ऑटोसोम में है और यहाँ पर ट्राइसोमी एक्स क्रोमोसोम मतलब आपके पास सेक्स क्रोमोसोम पर है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। अगला देखिए, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सही बात, अगर बेसों का डिलीशन या इंसर्शन कर दिया जाए, लेकिन वो याद रखिएगा वो बेस का डिलीशन या इंसर्शन एक या दो बेस का ही होना चाहिए, तो पूरा फ्रेम बदल जाएगा। अगर 3 बेसों का या मल्टीपल ऑफ 3 बेसेस का हमने इंसर्शन और डिलीशन किया तो पूरा फ्रेम नहीं बदलेगा, जहां पर जितने आप 3 के पेयर में मल्टीपल में चेंज हुए होंगे वहीं के अमीनो एसिड चेंज होंगे। समझ पाएंगे नहीं? तो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है इन हनी बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्वीन आपकी फीमेल होती है और वो भी फर्टाइल फीमेल है, और जो फीमेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n बराबर 32 होते हैं, जबकि वर्कर भी फीमेल है लेकिन वो स्टेराइल फीमेल है। स्टेराइल फीमेल है, फीमेल कैसी भी हो उसमें 2n बराबर 32 क्रोमोसोम ही होंगे। दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर आपके पास 4 बन गया। अगला देखिए 181 का 4 हुआ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, इट मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों हो सकते हैं, वो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट चेंज, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता, सिर्फ एक सिंगल जीन में फॉल्ट होता है। लिखा हुआ मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। सारी बातें सही हैं, आंसर 182 का फर्स्ट बन जाएगा। 182 का आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मैचिंग देखिए, अगर दोनों ए शुगर बन रही है आरबीसी की सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ए का हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड, ए का सेकेंड यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। ये दोनों जगह अगर कोई भी शुगर नहीं बन रही तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड यहाँ नहीं दिया, आंसर आपके पास फर्स्ट बन गया है, जबकि ये ब्लड ग्रुप बी होगा और ये वाला ब्लड ग्रुप ए होने वाला है। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच फिर से करना, देखिए हीमोफीलिया, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, आपके पास कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन से होता है, आपको पता है कि GAG की जगह GUG आ जाता है। वैलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर एट द पोजीशन 6। फेनिलकीटोन्यूरिया एंड बॉन्ड एरर मेटाबॉलिज्म है, फेनिलकीटोन्यूरिया आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में अल्फा चेन और बीटा चेन अफेक्टेड होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारी मैचिंग सही है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए मैचिंग सेकेंड दी गई है। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको जेनेटिक डिसऑर्डर यहां पर सेलेक्ट करने हैं। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 तरह के डिसऑर्डर्स आ गए, एक आपके पास जीन लेवल पर बात करी जाए और एक क्रोमोसोम के लेवल पर। अगर जीन लेवल पर चेंज की बात करी जाएगा तो वो सिंगल जीन को लेकर बात मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलते बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जबकि क्रोमोसोम के लेवल पर बात करी जाएगी तो हम क्रोमोसोमल एबरेशन और क्रोमोसोमल सिंड्रोम की बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक डिसऑर्डर में आएगा, हीमोफीलिया भी आ जाएगा, क्लाइनफेल्टर, कलर ब्लाइंडनेस, माइटोनिक, ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, आंसर ऑल बनेगा। 185 का ऑल हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है XO एंड X टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जैसे कि ग्रास हॉपर, और जबकि XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे कि ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस में देखने को मिलता है, आर डेजिग्नेटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ। चाहे XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हो चाहे XY, मेल में हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। इसका मतलब मेल डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल। मेल हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट है दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन में। फीमेल हेट्रोगैमेटी सिर्फ आपको देखने को मिलती है ZW सिस्टम बर्ड्स में, और मेल हेट्रोगैमेटी नहीं है। यहाँ पर आंसर फर्स्ट बन जाएगा 186 का फर्स्ट। ठीक है, अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन। इसमें से ऑड ऑप्शन छांटना है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो देखिए ड्वार्फ, वाइट, रिंकल्ड और एक्सियल, इन सबको देखो तो सारी की सारी ट्रेट है, सारी की सारी ट्रेट है। लेकिन अगर इसे गौर से भी देखोगे तो इन सारी ट्रेट में ये भी रेसेसिव ट्रेट है, ये भी रेसेसिव ट्रेट है, ये भी ट्रेट रेसेसिव है। लेकिन जो एक्सियल है ट्रेट तो है, लेकिन ये कैसी है, डोमिनेंट। तो यही तो ऑड हो गया, डोमिनेंट ट्रेट एक्सियल दी गई है, आंसर 4 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन 188, अ कलर ब्लाइंड मैन, जिसका आपके पास एक्स दिया हुआ है जो स्मॉल सी और वाई, कलर ब्लाइंड है। फिर कह रहा है इसकी सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है, और फिर इसके एक ब्रदर है जो कलर ब्लाइंड नहीं है। तो कह रहे हैं इसके मदर और फादर का जीनोटाइप बताइए। तो आपके पास देखिए कि एक लड़का भी कलर ब्लाइंड और लड़की भी कलर ब्लाइंड, और एक लड़का ऐसा है जो कलर ब्लाइंड नहीं है। इसका मतलब इसकी मदर तो 100% कैरियर होगी, और इसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। अगर इसे लेकर अगर क्रॉस कराया जाए तो दो तरह के गैमीट देखिए, ये वाले यहाँ पर ये वाली कंडीशन, और जब इसका चेकर बोर्ड बनाओ तो आपको सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर स्मॉल सी एक्स, यहाँ पर स्मॉल सी वाई, ये वाली कंडीशन वो हो जाएगी जिसमें फीमेल कलर ब्लाइंड है। ये वाली कंडीशन आपके पास, ये वाली कंडीशन हो जाएगी जिसमें कैरियर आ जाएगी एक, ये वाली कंडीशन हो जाएगी जिसमें एक मेल कलर ब्लाइंड आ जाएगा, और ये भी कंडीशन आ जाएगी जिसमें फीमेल जो एक मेल है वो नॉर्मल आ जाएगा। फीमेल यहाँ नॉर्मल भी आ रहा है, एक फीमेल यहाँ पर कलर ब्लाइंड भी है, और एक मेल जो है वो कलर ब्लाइंड दिख रहा है। इसका मतलब आप देखिए कि आपको ये वाला जीनोटाइप बताना है, कैरियर फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल। कलर ब्लाइंड मेल और कलर ब्लाइंड के बाद में करोगे तो कोई भी मेल जो है वो नहीं आएगा कलर ब्लाइंड। अगर कलर ब्लाइंड ले ली है आपने, कलर ब्लाइंड अगर आपने फीमेल ले ली है तो कोई भी मेल कलर मतलब नॉर्मल नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल है और कैरियर फीमेल है, जबकि यह नॉर्मल मेल की बात नहीं, आंसर सेकंड हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखिए लिखा सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है किसके रिगार्डिंग, हीमोफीलिया। देखिए अगर स्मॉल एच है तो यहाँ पर आपके पास डिफेक्टिव एच है, और आपके पास हीमोफीलिया कैसी है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक भी आपके पास जीन प्रेजेंट है म्यूटेटेड तो वो करेक्टर को शो करेगा, हीमोफिलिक होगा। ये वाला हीमोफिलिक नहीं होगा, ये कैरियर होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज में फीमेल बिहेव लाइक अ फीमेल जो है वो कैरियर आपको दिख सकती, जबकि ये हीमोफिलिक वुमेन है, ये सही है, और ये नॉर्मल है, ये बात सही है। इनकरेक्ट निकालना था तो आंसर 189 का सेकंड आ जाए। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस वेरी हाई है और जीन आर लूजली लिंक्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। आप देखिए लिंकेज बिटवीन दीज जीन आर लो, अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, जितनी ये डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, और उतना ही आपके पास क्रॉसिंग ओवर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम। ये बात सही है क्या?
तो अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आपके पास लिंकेज कम होगा। क्या हो जाएगा? लिंकेज कम हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये हो जाएगा लिंकेज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो आप देखिए लिंकेज बिटवीन दीज जीन आर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो लिंकेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बात। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन आर हाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर हाई, तो क्रॉसिंग ओवर कभी ज्यादा होगा। इसमें से सारी बातें सही हैं, गलत कोई नहीं है। आंसर 190 का 4 होगा। 190 का आंसर क्या बन जाएगा? 4 बनेगा। कोई भी बात इसमें गलत नहीं। आगे आइए। लिखा हुआ है सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील। ये एक क्वेश्चन है जो बेस्ड है आपके पास मल्टीपल एलील्स के फिनोमेना में। 3 डिफरेंट एलील की बात कर रहा है। देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 एलील्स। द पॉसिबल टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप की टाइप बता रहा है, जहां पर एन रिप्रेजेंट किया जा रहा है नंबर ऑफ एलील्स। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कभी निकालने हो तो उसका फॉर्मूला है, वही पूछ रहा है। नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप बराबर होता है n/2 n+1। ये फॉर्मूला है, जहां पर n बराबर होता है मल्टीपल एलील, या फिर नंबर ऑफ n बराबर होता है नंबर ऑफ एलील। तो आप मुझे बताइए इन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करूं, एबीओ ग्रुपिंग की बात करूं तो बताओ इसे डिसाइड करने के लिए कितने एलील चाहिए? 3। तो बताइए कितने जीनोटाइप होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करने के लिए? आपको आंसर पता है कि 4 तरह की फिनोटाइप होते हैं और 6 तरह के जीनोटाइप। अगर इस फॉर्मूले से निकालिए तो आप बताइए n की जगह रखोगे 3/2 और 3/2 एंड 3+1। आप इसे जब निकालिए तो ये आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 2 4 12/2। आंसर क्या बन जाएगा? 6। क्या बन जाएगा? 6। तो 6 जीनोटाइप होते हैं और ये सिद्ध हो गया, तो आंसर आपके पास सेकेंड बना है। अगला देखिए। हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंडल डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। इनकरेक्ट बात बतानी है, बताओ। टाइप ऑफ गैमीट 4 बनते हैं, बिल्कुल आपको पता है। टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो हमने कहा जीनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ, तो आप देखिए 4 लिखिए, फिर 2 बार 2 लिखिए, फिर 2 बार 1 1 लिखिए। ऐसा ही इधर भी करिए, तो आपके पास जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। और इन सबको काउंट करिए तो नंबर ऑफ जीनोटाइप 9 आएंगे, ना कि 10। फिर लिखा टोटल रिकॉम्बिनेंट 8, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट आपके पास 8 नहीं आते, वो तो 6 आते हैं, लेकिन टोटल प्रोजनी 16 की बात है। इनकरेक्ट निकालना है तो 2 आ गया है और 2 के लिए आंसर थर्ड बना है। अगर करेक्ट भी पूछता तो आंसर 2 ही आता। आगे देखिए। लिखा हुआ है ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड, जो कि बायोलॉजी के फील्ड के साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल नई बात थी। इनके सक्सेस के राज में यही था कि उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल नॉलेज का यूज किया और आसानी से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके अपने कॉम्बिनेशन को काउंट कर लिया। और ये कॉम्बिनेशन को काउंट करने में उन्हें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल नॉलेज की हेल्प ली और मिल गई। जबकि ये जब बात उन्होंने प्रपोज की और उन्होंने मैथमेटिकल नॉलेज से प्रपोज किया, तो उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। इस वजह से उन लोगों ने इस बात को उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया। मेंडल इन्वेस्टेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड टू ऑपोजिट ट्रेट। टू ऑपोजिट ट्रेट मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जिसमें एक लिया टॉल दूसरा लिया ड्वार्फ। मतलब ये बात सही है बिकॉज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया, इन बिटवीन कोई भी चीज नहीं ली जिससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ जाते और वो काउंट नहीं कर पाते। तो कहा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उसे हमने डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोला? फैक्टर।
फैक्टर पेयर्स में होते हैं, और डिसिमिलर फैक्टर है तो उसमें एक मेंबर डोमिनेंट होगा और एक होगा रेसेसिव। तीनों बातें सही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताती हैं। आंसर क्या बन जाएगा? 4। 95 फेनिलैलनीन टायरोसिन में किस एंजाइम के वजह से बदलता है? तो वो है फेनिलैलनीन हाइड्रोक्सिलेज, और टायरोसिन अमीनो एसिड मिलानिन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगर ये नहीं हो पाएगा, एंजाइम गड़बड़ हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, तो टायरोसिन नहीं बनेगा, मिलानिन की सिंथेसिस नहीं होगी, फेनिलैलनीन बढ़कर फेनिल जो है ना, स्कॉर्बिक एसिड फेनिल के जो उसके अदर रिप्रेजेंटेटिव एसिड्स हैं उनके फॉर्म में बनेगा और एक्यूमुलेट होगा, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होगा। तो ये हेक्सोकाइनेज की बात नहीं, आइसोमेरेज की बात नहीं, ये फेनिलएलनीन हाइड्रोक्सिलेज की बात है। ये 195 का थर्ड हो गया। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द कलर ब्लाइंड मैन एंड हीमोफिलिक मैन। तो कलर ब्लाइंड हो आपके पास या फिर हीमोफीलिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब सिंगल जीन का फॉल्ट है, इसमें किसी तरह के नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलते नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, 46 एंड 46। द एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद 44 ऑटोसोम एंड XXX, ये कब होगा? ये होगा जब आपकी ट्राइसोमी हो जाए X क्रोमोसोम की। तो यहां पर ये एबनॉर्मेलिटी कैसे आई है? तो फ्यूजन ऑफ 2 ओवा 1 स्पर्म नहीं, इसमें ओवा और स्पर्म के नंबर का कोई लेना देना नहीं है। एबनॉर्मल स्पर्म का लेना देना फादर में नहीं है, क्योंकि ये सुपर फीमेल का कहलाया जाएगा, ये मदर की बात है। आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। ठीक है, तो आंसर 197 का 4 हो जाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय। लिंकेज टर्म किसने दिया? तो लिंकेज टर्म मेंडल ने नहीं दिया, सटर ने नहीं दिया, TH मॉर्गन ने दिया है। और मैप यूनिट या फिर जो मैपिंग की है जीन की, वो की है इनकी स्टूडेंट ने, जिनका नाम है अल्फ्रेड स्टूडेंट। 199 सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना, एक या दो क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना, पूरे सेट की बात नहीं हो। तो आप डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, 2n+1 होता है, गलत बात। टर्नर सिंड्रोम 2n-1 होता है, ये बात सही है। क्लाइनफेल्टर में 2n+1 होता है, ये -2 लिखा है, गलत। और क्लाइनफेल्टर में 2n-1 जैसी कोई चीज नहीं, तो ये भी गलत। सही बात आपके पास आ गई है सेकेंड, जहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? 45। ठीक है, और ये है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें जेनेटिक्स की पेडिग्री एनालिसिस दी गई है। और इस पेडिग्री को देखकर आप देखिए कि डिजीज स्किप कर रही है, इसका मतलब ये डिजीज स्किप कर रही है, इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, ये रेसेसिव है, और ये किसी तरह का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी फॉलो नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि मेल में थी फिर फीमेल में आई फिर मेल में चली गई, या फीमेल में थी फिर मेल में आई देन फीमेल में आ गई, क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, तो वो ऑटोसोमल होगी, एक्स लिंक्ड नहीं होगी। तो ये बीमारी निकल कर आई है ऑटोसोमल रेसेसिव। ये फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया भी है और थैलेसीमिया भी है। ये सारी की सारी बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 4। तो ये था आपके पास नीट 13, टॉपिक का नाम था प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स। आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट दिया होगा और बढ़िया क्वेश्चन रखे हुए थे, बढ़िया क्वेश्चन थे आपके, एक भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं था, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं था। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।